Hello guys and welcome to Aurora IAS, and today this is lecture number 4 of inflation, and today in this lecture we are going to finish with inflation. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन को कंप्लीट कर देंगे। फिर अगले लेक्चर से वी विल बिगिन विथ मॉनेटरी पॉलिसी। फाइन। सो आज के इस लेसन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, सम बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कई बार आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगी, न्यूज़पेपर में हेल्प करेगी, और इवन प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। चांसेस कम है बट फिर भी स्टेट पीसीएस में काफ़ी एक्सपेक्टेड है। फाइन। अब इसके बाद दूसरा आता है, हम देखेंगे WPI CPI डाइवर्जेंस। ठीक है, दिस टाइम इट वाज मेंशन इन इकोनॉमिक सर्वे। मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस बार के प्रीलिम्स में आएगा बट इट डिडंट केम। नो इशू, बट मे बी मेंस पे शायद तक कुछ इसकी एप्लीकेशन देखने को मिल सकती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर बिगिनिंग लेट्स रिवाइज लिटिल बिट ऑफ लास्ट लेक्चर। देखो, लास्ट लेक्चर से देखिए, रूल आपको पता है रिवीजन का। आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स। ओके, बहुत फास्ट बोलता हूँ। जिनको रिवाइज करना है दे कैन स्टे, अदरवाइज रेस्ट कैन स्किप फॉर 5 मिनट्स। देखो क्या होगा, हमने कल कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन चालू की। ठीक है, उसमें हमने दो चीज़ देखी, एक थी WPI, दूसरी थी CPI। WPI की मैंने बताया कि ये जो है होलसेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, और CPI कैलकुलेट किया जाता है रिटेल लेवल पे। और ये जो होलसेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो इस पर टैक्सेस, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं वो ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें सर्विस का इंक्लूजन भी नहीं होता है। इसका बेस ईयर होता है 2011 से 2012। सेम बेस ईयर इज़ फॉर CPI। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ सर्विसेज भी इंक्लूड की जाती हैं। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी कि भैया आप इसको डिसकंटिन्यू, मतलब इसका कैलकुलेशन चालू चालू रखो, बट जो मेन हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो CPI को बना लो। ठीक है, ये रिकमेंडेशन आई थी और अब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो इतना ही था लास्ट लेक्चर में, और जो बाकी की चीज़ें थी वो रट्टाफिकेशन थी, इसलिए वो दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, और यहीं से क्वेश्चन एक्चुअली फंसेंगे। ठीक है, डोंट वरी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो हमारे सामने है डिफ्लेशन। कि डिफ्लेशन क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो। हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था। इन्फ्लेशन क्या था, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आई होप आपको याद होगी। 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार पहले लेक्चर में डिटेल में, फिर इसके बाद दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा रिवीजन किया था। ये होता है राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ ही साथ डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, दैट इज रुपीज। इन आर क्वेश्चन इट इज रुपीज। ठीक है, क्या डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज। इन द सेम वे डिफ्लेशन इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं उनके प्राइस कम हो जाते हैं। ये इंडिया में कम देखने को मिलता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल US में, जापान में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और बताता हूँ, जो इन्फ्लेशन है ना वो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया बहुत सारे रीज़न होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश्ड होता है, और या फिर स्ट्रक्चरल होता है। अब ये सब चीज़ें ना आपको डेवलप्ड कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है बिकॉज दे आर डेवलप्ड। वहाँ पर कॉस्ट प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर एक तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, वो है कॉस्ट प्रोडक्शन। लेकिन अगर इन दो रीज़न से अगर आप देखें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बिकॉज उनके यहाँ डिमांड सप्लाई गैप भी अच्छे से फिलअप होता है और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अमेरिका, US किसी की बात कर लो, मतलब US, जापान, यूरोप किसी की बात कर लो, हर जगह आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि ये तीनों चीज़ें पे ये लोग मात खा जाते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यही एक रीज़न है कि हमें जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर डिफ्लेशन देखने को मिलता है। वहाँ पर मुश्किल से आप देखेंगे 1 से 2% का रेट रहता है, और कई बार तो नेगेटिव हो जाता है। जापान तो कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया था। ठीक है, वहाँ पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पर, बैंकिंग या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। यस, मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। वहाँ पर बताऊँगा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डिफ्लेशन आप समझ गए कि गुड्स एंड जो सर्विसेज रहती हैं उनका जब प्राइस कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। प्लस 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 एक चीज़ और आती है यहाँ पर, वो आती है, याद है दूसरी डेफिनेशन, मतलब दूसरा पॉइंट क्या बोला था, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ द रूपी और एनी करेंसी। तो यहाँ पर इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर सीधा उल्टा हो जाएगा, मतलब जो डेफिनेशन हमने इन्फ्लेशन में पढ़ी थी वो डिफ्लेशन में लग जाएगी। ठीक है, और अगर आप सिंपल शब्द में कह सकते हैं कंटिन्यूस फॉल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इसको जरूर ऐड करिएगा बिकॉज आपने मुझसे पढ़ा है।
ठीक है, तो आई वांट कि आप टेक्निकल डेफिनेशन दें। इसके बाद ये रीजंस क्या होते हैं? देखो रीजंस बहुत सिंपल है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है या जो डिमांड रहती है वो एकदम से घट जाती है। अब दोनों के रीजंस अच्छे से बताता हूँ। देखो सप्लाई, वहाँ सप्लाई आप समझ सकते हैं इंडिया में ज़्यादा नहीं हो सकती बिकॉज इंडिया में फैक्ट्रीज ही कम है। तो सिंपल सी बात है कि ये कभी इंडिया में नहीं होगा। लेकिन जो यूएस, जापान, यहाँ पर सेचुरेशन आ चुका है इकोनॉमी में। सेचुरेशन आना मतलब कि वहाँ पर लगभग हर कोई एब्सोल्यूट पॉवर्टी के ऊपर है, वहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी है। आई होप आप पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट जानते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो बिल्कुल ही पुअर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखने को मिलते हैं 21% लोग, और बाकी जो है रिलेटिव पुअर, मतलब कि मैं आपके कंपैरिजन में पुअर हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर अर्निंग 5,000 रुपीज़, आई एम अर्निंग 2,500 रुपीज़। हम सब पुअर तो नहीं है, मतलब खाने की तंगी नहीं है, लेकिन आपका कंपैरिजन में पुअर हूँ, उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब जो जिसके पास ना खाने को है ना कुछ पीने को है, दैट मीन्स पानी, नॉट एनीथिंग एल्स, ना ही घर है उसके पास, ना ही कपड़े हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान नहीं है उसके पास, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर। तो आप देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है वो सैचुरेट हो चुकी रहती है, मतलब वहाँ पर लगभग सबकी नीड्स पूरी रहती है और प्रोडक्शन भी काफ़ी रहता है। तो इसलिए कई बार क्या हो जाता है कि अगर हल्की सी भी डिमांड देखने को मिलती है, जैसे कि मान लो कोई नई चीज़ आई तो एकदम से लोग खरीदना चालू करते हैं, तो वो जो प्रोडक्शन इतना, मतलब वहाँ की कंपनी वाले चाहते हैं कि बस थोड़ा सा मतलब हमें डिमांड मिल जाए, हम तुरंत प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो वो लोग वहाँ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सेस सप्लाई हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है और लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर डिफ्लेशन आ जाता है। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और खरीदने वाले लोग नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग फेंक देंगे। कई बार हमने देखा है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपका, खाना ज़्यादा होता है तो फेंक देते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन, ठीक है, ये मतलब एक रीज़न है जब एक्सेस सप्लाई होती है, ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरा ये कि फॉल ऑफ डिमांड, मतलब कि जो डिमांड है, ठीक है, जो डिमांड है वही नहीं आ रही है, मतलब लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं। अब इसके देखो चार रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये मत समझना डिफ्लेशन सिर्फ मतलब रिच कंट्रीज़ का पार्ट है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी देखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज़ है अफ्रीका की जहाँ पर डिफ्लेशन देखा जा सकता है। अब रीजंस क्या होते हैं? अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अब सिंपल सी बात है, जब फैक्ट्रीज़ नहीं हैं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग खर्च भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो किस बात का, दैट मीन्स प्रोडक्शन। तो सिंपल सी प्रोडक्शन ना होना, समझ रहे हो? मतलब सप्लाई ना होना, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। अब जब ना ही कुछ प्रोडक्शन है ना ही लोगों के पास में पैसा है, मतलब एक तरीके से आपकी इकोनॉमी नहीं है, एक तरीके से बार्टर में चल रही है, तो वो डिफ्लेशन के ही टर्म्स में आएगा, ठीक है, बिकॉज लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे। दूसरा आता है लो लिक्विडिटी, मतलब जब इन्फ्लेशन आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब गरीबी ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि आपके यहाँ पर इकोनॉमी में पैसा नहीं है, यही मतलब है ना। लो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लो लिक्विडिटी का मतलब होता है देयर इज लेस ऑफ मनी, ठीक है। जैसे इंडियन जो इकोनॉमी है दैट इज हाईली लिक्विड, ठीक है, हाईली लिक्विड बिकॉज हमारे पर पैसा बहुत ज़्यादा है। अमेरिकन इकोनॉमी इज हाईली लिक्विड। सेम वे में अगर जब इंप्लॉयमेंट होगी तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, लेकिन जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब जहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं होंगी तो जॉब्स नहीं होंगी, तो लोगों के पैसा नहीं होगा। तो ये तो रीज़न एक तरीके से आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो लिक्विडिटी भी नहीं होगी मार्केट में, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो है एजिंग हो गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जापान, ठीक है, जापान के बारे में बात कर रहा था। अब जापान में जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे वो 70 के आसपास की है। अब उनकी कुछ नीड्स ही नहीं होती। अब क्या लगता है ये लोग बर्गर पिज़्ज़ा खाएंगे? नहीं, इनकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, सिंपल सी बात है, प्राइस कम रहेगा हर चीज़ का। इसके बाद मैं आपको बता चूँगा डेवलप्ड इकोनॉमी में सैचुरेशन आ चुका रहता है, ठीक है, तो ये है डिफ्लेशन। तो आई होप आपको समझ में आया डिफ्लेशन में। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, बिकॉज इसका भी रिवीजन नहीं होगा, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विथ मॉनेटरी पॉलिसी। इसलिए जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल रिप्लाई। इसके बाद दूसरा टर्म आता है डिस इन्फ्लेशन, ठीक है, आपने इन्फ्लेशन सुना, ठीक है, मतलब राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी वो डिक्रीज वाली लाइन भूल जाओ, अभी के लिए इतना भूल जाओ, बस इन्फ्लेशन आया को राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। डिसइन्फ्लेशन एक रिलेटिव टर्म है, देखो ध्यान से समझना। अब मान लो ये 2010 का टाइम था, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत हाई पे था, ठीक है, बढ़ रहा था 10%, 12%, 14%, इस तरह से बढ़ते जा रहा था, ठीक है। अब ये है टाइम 2020 का, ठीक है, ये टाइम है 2020 का। अब जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ तो रहा है, मतलब देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, बट इसका जो रेट है वो कम हो गया। जैसे पहले 10% पे था, या 8% पे बढ़ रहा है, 6% में बढ़ रहा है, 4% में बढ़ रहा है, 2% में बढ़ रहा है, मतलब अभी भी इन्फ्लेशन है, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमी में अगर आप देखो, अगर हम एक बेंच मार्क सेट करते हैं, मान लीजिए कि हमने सेट कर लिया कि 6% अगर होगा तो हम उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 2010 में इन्फ्लेशन था 8%, फिर 10%, फिर 12%।
अब यही 2020 में मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ये है 7%, 7.5%, तो देयर इज इन्फ्लेशन तो है ना, बस उसका रेट कम हो गया है। ठीक है, समझ रहे हो, उसका रेट कम हो गया है। देखो यहाँ पर ये था इन्फ्लेशन, ये देखो, ये यहाँ पर ध्यान से देखो, वो फर्स्ट लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, ये देखो, ये रहा इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये पीक पे पहुंच गया। अब यहाँ से देखो, उसका जो इन्फ्लेशन का रेट था, जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो घट गया है। समझ रहे हो ना, पहले इन्फ्लेशन 14%, 15%, मतलब एक तरीके से 3-4% के रेट पे बढ़ रहा था। अब जो इन्फ्लेशन का रेट है वो घट गया है, बट देयर इज इन्फ्लेशन। ओके, देयर इज इन्फ्लेशन, और जब नेगेटिव हो जाएगा मतलब एक तरीके से वो डिफ्लेशन पे आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। डिसइन्फ्लेशन मतलब सिंपल, मतलब जो इन्फ्लेशन का रेट घटना इज डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन मतलब कि राइज इन सॉरी फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक तरीके से फॉल हो गया। यहाँ पर फॉल नहीं हुआ है, बस उसका जिस रेट पे पहले बढ़ रहा था 2010 में कुछ ज़्यादा रेट से बढ़ रहा था, अब 2020 में कम रेट से बढ़ रहा है प्राइस। समझ में आ रहा है ना। जैसे पहले, आज से कुछ टाइम पहले, 5 से 6 साल पहले प्रॉपर्टी का रेट बहुत तेज तेज बढ़ता था। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कह सकते हो उसको। लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कम रेट पे बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप आपको डिफ्लेशन में डिफरेंस समझ में आया और डिसइन्फ्लेशन में। ठीक है, डिफ्लेशन मतलब सिंपली आपका प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, मतलब जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। और इसके मैंने रीज़न बताया आपको, लो लिक्विडिटी होगी बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में सेचुरेशन आ चुका होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एजिंग हो गई होगी, तो कुछ डिमांड नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसे डिफ्लेशन बोलते हैं। लेकिन डिसइन्फ्लेशन जो कि रेट कम हो रहा है, समझ रहे हो, इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है। मैंने दो एग्जांपल्स दिए, एक तो ये वाला कुछ हाइपोथेटिकल टाइम का, और दूसरा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश की जो था हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आ गया डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। अब अगला टर्म आता है रिफ्लेशन। देखो, इस ये जो टर्म आया था मेनली 2008 के आसपास आया था, मतलब पहले भी था, बट 2008 में से वाइडली यूज़ किया गया था। तो क्या हुआ था कि आप सब जानते हैं कि 2008 के आसपास, ठीक है, 2008 के आसपास ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। इसको भी पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई थी, सब प्राइम क्राइसिस क्या थी, एक्चुअली एक ही वर्ड है, उसको बताऊंगा मैं। तो क्या हुआ था, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो उसके जैसे जो डिफ्लेशन था, मतलब जो फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब कहीं एक टाइम पे यहाँ प्राइस हुआ करता था चीज़ों का, अब यहाँ पर बिल्कुल घट के आ गया था। अब दोबारा इकोनॉमी बढ़ानी है तो इन्फ्लेशन की ज़रूरत है। एक चीज़ बता दूँ, जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, कि जब इन्फ्लेशन होगा तभी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। मैंने आपको बताया कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन पे हम फोकस करते हैं, 4% के आसपास का इन्फ्लेशन। अगर 4% के आसपास का इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आप ये सोचो, जब थोड़ी भी महंगाई नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। देखो, इन्फ्लेशन का फंडा क्या होता है, फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, अगर थोड़ा भी इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब इन्फ्लेशन मतलब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ना, सिंपल सी बात है, जिस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा वो लोग उसे ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब में देखो, अगर कोई भी नया टॉपिक आता है, हर कोई जल्दी जल्दी उसमें वीडियो बनाना चालू करता है। क्यों? बिकॉज उसकी डिमांड बढ़ गई है। सेम यहाँ पर इन्फ्लेशन मतलब क्या, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई मतलब लोग लगातार प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जॉब देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये फायदा हो रहा है लोगों को। साथ ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इन्फ्लेशन का फायदा है। अगर वो क्रीपिंग वाला इन्फ्लेशन मतलब 4% वाला। ठीक है, तो अब लेकिन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे क्या हुआ था कि ये भैया तो डिफ्लेशन पहुंच गया था, मतलब यूएस में तो माइनस में, मतलब एक्चुअली आप कह सकते हो इन्फ्लेशन रेट चला गया था, और एक्चुअली उसे डिफ्लेशन ही बोलना चाहिए था, मतलब -2 -1 यहाँ पर पहुंच गया था। अब सिंपल सी बात है, अगर यूएस की इकोनॉमी को बढ़ाना है, मतलब सिंपल सी, मतलब प्रोडक्शन बंद हो गया है, अब प्रोडक्शन को बढ़ाना है मतलब आपको इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा दो। ठीक है, जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो सिंपल सी बात है, जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे। अब फैक्ट्री वाले को पता चलेगा भैया खर्चा हो रहा है, तो वो लोग प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, लोगों को जॉब भी मिल जाएगी। तो सेम यहाँ पर यही किया गया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए, इसे हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, मतलब FRBM वाले चैप्टर में, दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग में आपको पढ़ाऊंगा कि फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है। वहाँ पर हम सीखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फिस्कल स्टिमुलस दिया। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ने भी दिया था, मतलब जो 2008 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी प्रोवाइड किया था। सो व्हाट हैपेंस कि उन्होंने इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ाया, लोगों के हाथ में पैसा आया, तो उन्होंने खर्च करना चालू किया, तो प्रोडक्शन बढ़ गया, और ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस में आ गई, मतलब जो यूएस इकोनॉमी थी वो प्रोग्रेस में आ गई, मतलब उसने दोबारा ग्रोथ रजिस्टर करना चालू कर दी। ठीक है, अब रिफ्लेशन क्या होता है, देखो पहले डिसइन्फ्लेशन हो गया था, दोबारा मतलब गवर्नमेंट ने ट्राई किया भाई इन्फ्लेशन बढ़ाया जाए। अभी तक अपन ये बोल रहे थे कि गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि 4% से ऊपर इन्फ्लेशन ना जाए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद ही इन्फ्लेशन बढ़ाया क्योंकि ज़रूरत था। तो ये जो इस एक्ट को है, मतलब जब गवर्नमेंट खुद ही
इन्फ्लेशन को पुश करती है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़े खुद ही, उसको बोलते हैं रीफ्लेशन। मतलब फिर से इन्फ्लेशन लाना, दैट इज रीफ्लेशन। ओके, फिर से इन्फ्लेशन लाना, दैट इज रीफ्लेशन। ओके, थर्ड टर्म भी कवर हो गई। इसके बाद आता है वेज प्राइस स्पायरल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंडिया में काफ़ी देखी जाती है। ठीक है, ये आपको स्पायरल पता है ना, ये बना हुआ है यहाँ पर। देखो होता क्या है कि जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स रहते हैं वो डिमांड करते हैं भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो फिर कभी कभार तो जो हमारे नट्टू का की सैलरी है वो जेठालाल बढ़ा ही देगा। ठीक है, जब नट्टू का की सैलरी बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है नट्टू का के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। सो नट्टू काका विल गो टू द मार्केट एंड ही विल स्पेंड। अब जब ही विल स्पेंड, तो अब यहाँ पर जो हमारे अंबानी साहब को उनको पता चलेगा कि भैया कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट से जा रहा है, नट्टू काका कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब जब प्राइस बढ़ेगा दोबारा मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। जब इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ जाएगा तो नट्टू का बोलूँगा वही मेरी सैलरी फिर से कम हो गई है, बिकॉज इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट में कम हो गई है वो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेज प्राइस स्पायरल इंडेक्स। मतलब नट्टू काका साहब ने बोला कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, जब सैलरी बढ़ी तो सिंपल सी बात है मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया तो उनको उनकी सैलरी कम लगने लगी। बिकॉज आपको पता है, मैंने बताया था आई थिंक सेकंड लेक्चर में कि जो इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो रहता है वो आपका प्रॉफिट कम कर देता है। ठीक है, आपका प्रॉफिट कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं भाई मेरी सैलरी तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिक्स डिपॉजिट का देखो। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट का आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आप अगर बात करें एसबीआई की तो अप्रॉक्सीमेटली 7 साल के आसपास कुछ 5.7% का इंटरेस्ट रेट देता है 5 साल पे। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि आपने 30,000 कुछ इन्वेस्ट किए तो आपको जोड़ जाड़ के मुश्किल से मिलेंगे 34-35 हज़ार। ठीक है, 34 हज़ार। लेकिन आप ये देखो आज से 5 साल बाद इन्फ्लेशन भी तो इतना हो गया होगा कि आपके 4 हज़ार कुछ मायने नहीं लगेंगे। तो बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। नट्टू काका ने सैलरी बढ़ाई, वो उन्होंने मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा सिंपल सी बात है कि उनका जो प्रॉफिट है, जो उनको फ़ायदा मिला था जेठालाल की तरफ से, वो कम हो जाएगा। तो बोलेंगे भाई मेरी सैलरी तो बढ़ी नहीं, क्योंकि वहाँ पर महंगाई उतनी दोबारा बढ़ गई। तो यहाँ पर वर्कर बार बार बोलते रहते हैं कि भैया प्राइस बढ़ाओ, और वहाँ मतलब वेज बढ़ाओ हमारे, और वहाँ पर मार्केट में प्राइस बढ़ता रहता है। इसलिए उसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पायरल इंडेक्स। वेज बढ़ा, प्राइस बढ़ा, और इसी स्पायरल में फंसे रहते हैं। वेज प्राइस, वेज प्राइस, वेज प्राइस, वेज प्राइस। इसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पायरल इंडेक्स, नॉट इंडेक्स, वेज प्राइस स्पायरल। ठीक है, याद रखना। वेज कौन बोलता है, नट्टू काका बोलते हैं, और यहाँ पर अंबानी साहब इन्फ्लेशन बढ़वा देते हैं और जेठालाल बेचारा फंस जाता है, मतलब उसको बार बार सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, दिस इज वेज प्राइस स्पायरल। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि जो हमारे उर्जित पटेल साहब ने, उन्होंने बोला था कि सीपीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन बनाओ। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जो कि कंज्यूमर एक्चुअली में एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूपीआई कंज्यूमर एक्सपीरियंस नहीं करते थे, एक्चुअली में वो सीपीआई मतलब आप कह सकते हैं एक्चुअलाइज करते थे, एक्सपीरियंस करते थे। ठीक है, बिकॉज उसमें जो इन्फ्लेशन रहता है वो अनएडजस्टेड इन्फ्लेशन रहता है, मतलब किसको किसी भी तरीके से हटाया नहीं जाता। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस सब लगे रहते हैं, और भी जितनी बकवास के टैक्स रहते हैं वो भी लगे रहते हैं। ठीक, सारी ड्यूटीज सब कुछ लगा रहता है। और जिस इन्फ्लेशन को कंज्यूमर एक्सपीरियंस करते हैं उसी को हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। और उस इन्फ्लेशन में, ठीक है, उस इन्फ्लेशन के इंडेक्स में आपका जितना भी टैक्सेस रहते हैं, ड्यूटीज रहती हैं, सब लगी रहती है। ठीक है, समझ गए? अगर कोई सिंपल शब्द में पूछे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, या अगर न्यूज़पेपर में हिंदू में न्यूज़ आ जाए कि आज का हेडलाइन इन्फ्लेशन 14.2% है, इसका मतलब ये है कि इस इन्फ्लेशन को कंज्यूमर एक्सपीरियंस करते हैं, और इस इन्फ्लेशन में टैक्स ड्यूटी सब कुछ लगा रहता है। ठीक है, इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, अब आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि देखो अब सिंपल सी बात है, अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ा था, ठीक है, इन्फ्लेशन अभी कुछ टाइम पहले जो बढ़ा था, उसका मेन रीज़न क्या था? उसका मेन रीज़न था वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ना, वेजिटेबल्स या फिर ऑयल का प्राइस घटना बढ़ना। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन वॉलेटाइल एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल एलिमेंट्स। देखो क्या रहता है, अगर आप कोई भी मैं बास्केट लूँगा, ठीक है, अब देखो इसमें मैंने मान लो फ्रिज डाल दिया, कूलर डाल दिया, एसी डाल दिया, स्कूटर डाल दिया, तो इन सब का प्राइस तो सिंपल सी बात है इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, 5 से 7 साल लगते हैं, धीरे धीरे करके, मतलब एक एक 1500-1500, 500-500 करके बढ़ता है, तो इसमें पता भी नहीं चलता है। तो ये कोर चीज़ें हैं। ठीक है, ये कोर चीज़ें। लेकिन अगर इसी के आजू बाजू में वेजिटेबल लगा दूँ, ऑयल लगा दूँ, या कुछ और लगा दूँ जो कि वॉलेटाइल रहता है, वॉलेटाइल मतलब जिसका प्राइस बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार वेजिटेबल की खेती अच्छी नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अब गवर्नमेंट चाहती है कि भैया ये आप वॉलेटाइल वाली चीज़ें उसको हटा दो। ठीक है,
जो वॉलेटाइल है मतलब जिसका प्राइस अपने हिसाब से कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, उसको हटा दो और हम बताओ कि इकोनॉमी में रियल में इन्फ्लेशन कितना है, मतलब रियल में किस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। मतलब समझो कोर, किसी चीज़ का कोर जिसमें, और ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स के कोर नहीं होते, ये पेरिफेरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसको हटा दो और अब बताओ जितना बास्केट है उसमें कितना इन्फ्लेशन है, उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मतलब सिंपल सी, अगर कोई बोले कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, बोलना कि भैया वॉलेटाइल प्रोडक्ट को जब हम हटा देंगे, जिनकी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती है इन्फ्लेशन में, उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो ओके फाइन। इसके बाद हम समझते हैं कि ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है। ओपन इन्फ्लेशन देखो, कोई भी प्रोडक्ट रहता है, फॉर एग्जांपल आप एलपीजी की बात कर लो, हमारे घर में जो सिलेंडर्स आते हैं वो आप सबको पता है सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर दे, ठीक है, हर प्रोडक्ट में जिस पे भी दे रही है, राशन पे, इस पे, तो आप सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज इन सब चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो उस इन्फ्लेशन को हम ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। जब गवर्नमेंट सब्सिडीज हटा देती है उसको हम बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। याद रखना, गवर्नमेंट जब सब्सिडीज को रिमूव कर देगी उसको हम बोलेंगे ओपन इन्फ्लेशन। फाइन, ओपन इन्फ्लेशन भी हो गया। अब आता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि मैंने अभी आपको बोला कि गवर्नमेंट ओपन इन्फ्लेशन सब्सिडीज देती है जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन कम लगता है, मतलब महंगाई कम लगती है। अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन मतलब ये सब्सिडीज देना बंद कर दे तो हमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को चेक नहीं करेगी, मतलब इन्फ्लेशन के ऊपर नज़र नहीं रखेगी, तो पूरी इकोनॉमी क्रैश कर पाएगी। ठीक है, पूरी जो इकोनॉमी है आपकी वो क्रैश कर जाएगी, आपकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। बिकॉज आप सपोज करो जो सिलेंडर 600 का आज मिल रहा है हमें, वो सिंपल सी बात है जैसे ही आप सब्सिडी हटाओगे तो 1000 के आसपास पहुंच जाएगा। पेट्रोल जो कि 80 रुपये का, वो भी 180 के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसे हर चीज़ों का प्राइस बढ़ता जाएगा। जो राशन आज 2 रुपये में गरीबों को मिलता है, वो उनको भी 30 से 35 रुपये किलो मिलना चालू हो जाएगा। तो इन सब का प्राइस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, अगर ऐसा होगा तो हर कोई गरीब हो जाएगा, तो भैया हमारी इकोनॉमी तो टूट जाएगी ना, इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, तो वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडीज देके उसको सप्रेस करती है, समझ लो, सप्रेस करती है। क्या टर्म है यहाँ पर, सप्रेस। तो इसी को बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेजर्स लेती है और इन्फ्लेशन को दबाने की कोशिश करती है उसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। और ओपन इन्फ्लेशन समझ गए, जब गवर्नमेंट सब्सिडी हटा देती है उसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन, जब सब्सिडी लगा देती है उसको बोलते हैं सप्रेस इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन समझ में आ गया, वॉलेटाइल प्रोडक्ट को हटा दो तो वो बन जाएगा कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जो मेन इन्फ्लेशन है जो कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, और उससे पहले दो टर्म्स और ये समझी, वेज प्राइस स्पाइरल, मतलब कि नट्टू काका बोलते रहते हैं भैया हमारा वेज बढ़ाओ, जैसे ही वेज बढ़ता है तो मार्केट में आप देखते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो नट्टू काका का जो प्रॉफिट था वो कट गया, मतलब सिंपल सी बात है, नट्टू काका फिर से बोलेंगे वही मेरा प्राइस बढ़ाओ, इसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। इसके बाद हमने यहाँ पर रिफ्लेशन देखा था, मतलब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने जब खुद से इन्फ्लेशन को बढ़ाया उसको हमने बोला रिफ्लेशन। ठीक है, इसके बाद डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन जिस रेट पे पहले बढ़ रहा था उस रेट पे नहीं बढ़ रहा है। पहले मान लो 6% के रेट पे बढ़ रहा था, अब इन्फ्लेशन सिर्फ 2% के रेट पे बढ़ रहा है, लेकिन देयर इज इन्फ्लेशन। बिकॉज यहाँ पर आप देखो 6% का हमने बेंच मार्क सेट किया, देखो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ बेंच मार्क सेट किया था, ये देखो यहाँ जो मेरा पेन है यहाँ पर रेड रेड के ऊपर जो, ठीक है, इसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन मतलब कंटिन्यूस फॉल ऑफ प्राइस। ये क्यों होता है, बिकॉज सप्लाई कभी कभी बढ़ जाती है, फिर डिमांड कम हो जाती है मार्केट में। डिमांड क्यों कम हो जाती है, बिकॉज लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी क्यों कम होती है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सेचुरेशन आ जाता है इकोनॉमी, पॉपुलेशन एज हो जाती है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब एक और एक टर्म बचता है हमारे पास, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन। ओके, देयर इज नो स्क्रीन, ओके लेट मी टेक अ न्यू स्क्रीन। देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इस टर्म को अगर आप ब्रेक करो तो ये बनता है स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन। मतलब आपकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट कर गई है, मतलब इकोनॉमी स्टैग्नेंट, और इन्फ्लेशन तो है ही। ठीक है, अब थोड़ा और समझो। देखो यूजुअली सिचुएशन ये रहती है, देखो यूजुअली सिचुएशन ये बनती है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। क्यों, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। देखो इन्फ्लेशन मान लो 4% था, ठीक है, इन्फ्लेशन मान लो 6% हो गई, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, बिकॉज लोगों के हाथ में पैसा आ गया। ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा आ गया और कंपनी वालों को तो पड़ता है, मतलब पता चलता है थोड़ा लेट, तो लेकिन वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। पहले मान लो 4 वो लोग बक्से बना रहे थे, अब वो 6 बक्से बनाएंगे। ठीक है, 6 बक्से बनाना चालू कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, रोजगार आ रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये भी होगी कि जीडीपी भी बढ़ेगी, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट नहीं रहेगी, मतलब उसका प्रोग्रेस होगा। अब लेकिन आप यहाँ पर कंडीशन देखो, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया है लेकिन जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट रह गई है।
इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहेगी, लेकिन मैंने क्या बोला, बढ़नी चाहिए इकोनॉमी, साथ ही साथ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। देखो ये पूरा जो रूल है जो मैंने आपको बताया वो पूरा एक तरीके से गलत हो गया। मैंने क्या बताया था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बिकॉज अब जो मुकेश अंबानी साहब बोलेंगे भैया और लोग आओ, और लोग हम जॉब देंगे बिकॉज और प्रोडक्शन चाहिए। अब जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही थी, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ने पे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ा तो एक तो यहाँ पर जीडीपी भी बिल्कुल नहीं बढ़ी और अनएम्प्लॉयमेंट भी रह गई, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अब ऐसा क्यों होता है वो आगे पता चलेगा जीडीपी वाले चैप्टर में। बस अभी स्टैगफ्लेशन को रट्टा मान लो कि टर्म क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन ना ही जीडीपी बढ़ती है ना ही अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, दोनों का दोनों कम हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन याद रखना, नॉर्मल सिचुएशन आपको बोलोगे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेंट इन्फ्लेशन, मतलब ना तो जीडीपी बढ़ रही है और ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, दोनों के दोनों घट रहे हैं उल्टा, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसके बाद हमने एक और टर्म मिस कर दी थी लास्ट लेक्चर में, वो थी स्क्यूफ्लेशन, ठीक है, ये चलो WPI मैंने लिखी थी बट मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, तब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, एक्चुअली क्या रहता है कि कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, मान लो जो बास्केट है, ठीक है, मैंने कल आपको बास्केट के बारे में बताया था कि हम WPI के लिए बास्केट को लेते हैं, CPI के लिए बास्केट को लेते हैं, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट रहते हैं जो कि चीज़ों का प्राइस बढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, ठीक है, या फिर हो गया ऑयल, ये सब क्या करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो प्राइस घटाते हैं। तो ये उस ऊपर नीचे वाली जाने प्रक्रिया को जो कुछ लोग ऊपर लेके जाएंगे कुछ लोग नीचे लेके जाएंगे, तो ये जो चीज़ हो रही है इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। ये कहाँ बास्केट में देखने को मिलता है, ठीक है, चलो ओके फाइन, तो आपको स्क्यूफ्लेशन भी समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं फाइनली लास्ट टॉपिक में आज के, जो कि है WPI CPI डाइवर्जेंस। बस आखिरी टॉपिक है, थोड़ा सा और फोकस करो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया कि भैया हमारे यहाँ जो WPI है, ठीक है, WPI का रेट अगर आप देखो, फर्स्ट लेट मी चेंज द पेन कलर, देखो WPI का रेट देखो सीधे सीधे घटता जा रहा है, ये देखो यहाँ कांस्टेंट हो गया, लगातार यहाँ से घट रहा था, ये देखो इस पॉइंट पे देखो, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट था बिल्कुल बढ़ते जा रहा था और यहाँ पर स्टैग्नेट हुआ, मतलब कितना बड़ा डाइवर्जेंस है। आप सोचो होलसेल मार्केट में जो चीज़ आप इसको कुछ तरह से बोल रहे हैं, होलसेल मार्केट में मतलब, अरे यार कहाँ गया पेन, ये रहा, WPI जो था, मान लो कोई चीज़ मिल रही है 100 रुपये की, और यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस है, CPI में वही चीज़ मिल रही है 150 रुपये के आसपास की, तो ये है WPI CPI डाइवर्जेंस। तो आप सोच लो भैया ऐसे कैसे हो सकता है, देखो उसके 3 रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग, इंटरमीडिएट्स बढ़ रहे हैं, दलाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, दलाल बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ दलाल हैव इंक्रीज्ड। सेकेंड रीज़न हो सकता है इसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप होलसेल वाले मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर स्पेशल आपको कोल्ड स्टोरेज मिल जाएगा, मंडीज मिल जाएंगी, रेस्ट रूम मिल जाएंगे, बट दैट थिंग इज़ नॉट सीन इन CPI, मतलब रिटेल मार्केट में देखने को नहीं मिलता है, जो स्मॉल मंडीज उनको रिटेल मार्केट बोलते हैं, तो वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उनका वेस्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दूसरा रीज़न होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला हो सकता है इंटरमीडिएट, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड पेन काम नहीं कर रहा है, और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि मार्केट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन कुड बी मार्केट स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, ठीक है। पहला रीजन क्या बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, दूसरा हो सकता है मार्केट इज डिफरेंट, ठीक है, और तीसरा बताया कि इंटरमीडिएट्स आर देयर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब आप समझ सकते हो कि बिहार का मार्केट जो WPI मार्केट CPI मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा मार्केट, ओके, तो ये डिफरेंस भी आपको मतलब डाइवर्जेंस लेके आता है, ओके। So this is all about today's lecture. Today we have learned about WPI CPI divergence, then कुछ टर्म्स देखी, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, सप्लाई इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, वेज प्राइस स्पायरल, रीफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, और ये सब चीज़ें हमने देखी, ओके। इट वॉज अ नाइस लेक्चर। अब हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, उसके भी कुछ अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लेक्चर होंगे, फिर आएगा बैंकिंग, उसके अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 लेक्चर होंगे, और ये जो पार्ट है जब ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ओके, 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यू आर गोइंग टू अटेंड होल ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020, ठीक है, मतलब जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है आप देखेंगे वहाँ पर आप काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे वेरी इजीली, ओके। सो टिल दैट टाइम थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड वी विल मीट in next lecture.